एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। देश में कृषि कानून के विरोध में किसानों का संघर्ष अभी भी जारी है। किसान आंदोलन से कई राजनीतिक दल आगामी चुनाव को देखते हुए अपना मकसद साधने के प्रयास में हैं। किसान आंदोलन का सीधा असर होने वाले चुनावों पर पड़ने वाला है। वहीं ऐसे में कृषि कानून विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने राजनीतिक दलों से पंजाब में चुनाव अभियान से दूर रहने को कहा है। इतना ही नहीं, मोर्चा ने चुनावी माहौल बनाए जाने को आंदोलन के खिलाफ साजिश का करार दिया है। मोर्चा ने अपने जारी बयान में कहा, बीते कई माह से आंदोलन चल रहा है, ऐसे में चुनावी अभियान आंदोलन विरोधी साबित होगा। इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये ध्यान भटकाने के लिए रची जा रही साजिश है। अगर वे वास्तव में किसानों के संघर्ष के समर्थक हैं तो उन्हें अभी चुनाव प्रचार से दूर रहना चाहिए। भारत पैरालंपिक में धूम मचाता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय टीम ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ इतिहास रच दिया है। टीम ने 2 और पदक देश की झोली में डाले हैं। निशानेबाजी में मनीष नरवाल ने गोल्ड, तो वहीं इसी इवेंट में सिंहराज आदना ने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है। 2 मेडल और घर आने के बाद भारत के पदकों की संख्या अब 15 हो गई है। भारत के लिए शनिवार यानी आज का दिन शानदार साबित हो रहा है। पहले बैडमिंटन में 2 भारतीय खिलाड़ियों ने फाइनल में जगह पक्की की और इसके ठीक बाद निशानेबाजी में 2 पदक घर आ गए हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। मेंस सिंगल्स के SL3 क्लास सेमीफाइनल में प्रमोद ने जापानी खिलाड़ी फुजीहारा 21-11 और 21-16 से हराया। तालिबानी प्रवक्ता की ओर से कश्मीरी मुसलमानों पर टिप्पणी करते हुए कहा गया था कि हमें कश्मीर के मुसलमानों की आवाज उठाने का हक है। इस टिप्पणी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तालिबान पर बरसते हुए नजर आए और कहा, भारत में मस्जिद से नमाज अदा करके निकलने वाले मुसलमानों को गोली नहीं मारी जाती, उनके हाथ पैर नहीं काटे जाते और न ही यहाँ की लड़कियों को स्कूल जाने से रोका जाता है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में मचाई जा रही तबाही पर तालिबानियों पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा, भारत में धर्म के नाम पर अराजकता नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ एक ही धर्म माना जाता है और वो है संविधान। भारत और अफगानिस्तान में बहुत अंतर है, इसलिए मैं तालिबान से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि वे यहाँ के मुसलमानों की चिंता छोड़कर अपने ऊपर ध्यान दें। तालिबानी प्रवक्ता की टिप्पणी के बाद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान आया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रोज नया खुलासा हो रहा है। जांच रिपोर्ट लीक करने के लिए सीबीआई के उप निरीक्षक अभिषेक तिवारी को iPhone 12 Pro रिश्वत के तौर पर दिया गया था। जांच रिपोर्ट लीक करने के लिए उन्हें देशमुख के वकील आनंद डागा ने रिश्वत दी थी। उप निरीक्षक अभिषेक तिवारी और वकील आनंद डागा को देशमुख के खिलाफ जांच को प्रभावित करने के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बता दें, अनिल देशमुख ने अप्रैल में मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परमबीर सिंह द्वारा उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सीबीआई ने अपनी एक FIR में कहा, अभिषेक तिवारी अनिल देशमुख के खिलाफ मामले की जांच के सिलसिले में पुणे गए थे। वहां उन्होंने वकील आनंद डागा से भी मुलाकात की थी और डागा ने सूचना देने के बदले में उन्हें एक iPhone रिश्वत के तौर पर दिया था। असम, यूपी और बिहार सहित देश के अधिकतर राज्य बाढ़ से प्रभावित हैं। दिल्ली में जहां भारी बारिश के चलते दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर जोरदार बारिश आफत साबित हो रही है। मूसलाधार बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। बाढ़ से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। इतना ही नहीं, लगातार हुई बारिश का पानी कई राज्यों में स्थित दुकानों में घुस गया। महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तर प्रदेश लगातार बारिश से हालात अनियंत्रित हो गए हैं। भारी बारिश के चलते किसानों की फसल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। वहीं लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री ने सिद्धार्थनगर जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। असम में भी इस वक्त तबाही मची हुई है। नदियां उफान पर है। लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बिहार में भी स्थिति बेकाबू है। यहाँ पर घरों में
पानी घुस गया है, लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से सेंट्रल यूरोप के अपने 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जिस दौरान वो डेनमार्क भी जाएंगे। इससे पहले वो 2 और 3 सितंबर को विदेश मंत्री स्लोवेनिया और क्रोएशिया के बाल्कन देशों का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के समकक्षों से मुलाकात की और यूरोपियन संघ के साथ दोनों देशों के द्विपक्षीय हितों और सहयोग पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विदेश मंत्री 4 दिवसीय यात्रा के तहत तीसरे व चौथे दिन विदेश मंत्री डेनमार्क में अपने समकक्ष से मुलाकात कर बैठक में भाग लेंगे। ये बैठक 3 मध्य यूरोपियन देशों के साथ भारतीय संबंधों की समीक्षा के लिए आयोजित की जा रही है। इसमें विदेश मंत्री यूरोपियन संघ के साथ भारत के रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के प्रयास होंगे। डेनमार्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत डेनिश संयुक्त आयोग की चौथे दौर की बैठक की सह अध्यक्षता भी कर सकते हैं। इसके तहत वे पिछले साल सितंबर में वर्चुअल सम्मेलन दौरान स्थापित ग्रीन स्ट्रेटेजिक समझौते की समीक्षा भी करेंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री समेत कई अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से वार्ता में बताया, हमें विदेश मंत्री ब्लिंकन से मिलने का अवसर मिला। अफगानिस्तान से लेकर क्वाड समिति तक के मुद्दों पर और दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सहयोग पर बात की गई है। पाकिस्तान या अफगानिस्तान के प्रति अमेरिकी रुख पर विदेश सचिव ने बताया, दोनों देशों की स्थिति पर अमेरिका नजर बनाए हुए है। वो अब अफगानिस्तान से निकल आया है। वे देख रहे हैं कि चीजें कैसे आकार ले रही हैं। हमारी तरह वे भी स्थिति को ध्यान से देख रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें जो बताया गया था वो ये था कि प्रतीक्षा करें और नीति देखें। उन्हें अपने कार्यों को कैलिब्रेट करने की आवश्यकता होगी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि स्थिति कैसे विकसित होती है। भारत में तीसरी लहर की आशंका के चलते टीकाकरण कार्यक्रम तेजी से चलाया जा रहा है। गौरतलब है, मोदी सरकार ने अब तक कोरोना वैक्सीन पर 37% बजट खर्च किया है। इसी वर्ष फरवरी के आम बजट के दौरान मोदी सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए टीकाकरण के लिए अलग से रखने की जानकारी दी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने RTI जानकारी में बताया, 3 कंपनियों को 124 करोड़ वैक्सीन खरीदने के लिए 9,229.31 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मंत्रालय ने इस संबंध में आगे बताया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड की 21 करोड़ और भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन की 7 करोड़ खुराक की खरीद पर 4,410 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मार्च से जुलाई माह के बीच इन वैक्सीन को 157.50 रुपए प्रति खुराक कीमत पर खरीदा गया। 30 करोड़ खुराक बायोलॉजिकल ई फार्मा कंपनी की खरीदी है। अभी ये वैक्सीन नहीं आई है, लेकिन अगले महीने के अंत तक इसे आपात इस्तेमाल की अनुमति मिल सकती है। कोरोना की दूसरी लहर का असर अब कम हो गया है, मगर संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 42,618 मामले सामने आए और 330 लोगों की जान जा चुकी है। 29,322 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 4.05 लाख है। वहीं 4.40 लाख लोगों की महामारी से जान जा चुकी है। 3.29 करोड़ लोग अब तक महामारी से संक्रमित हो चुके हैं और 3.21 करोड़ लोग स्वस्थ हुए हैं। केरल में लगातार कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर केंद्र की चिंता बढ़ती जा रही है। बीते दिन केरल में 30,203 नए कोविड मामले दर्ज किए गए थे, तो वहीं 58.85 लाख लोगों को बीते 24 घंटे में टीका लगाया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान कब्जा करने के बाद अब वहां अपनी सरकार बनाने की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले तालिबान ने पंजशीर घाटी पर भी कब्जा करने का बड़ा दावा किया है। तालिबान ने कहा उसके लड़ाकों ने पंजशीर घाटी पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद पूरे अफगानिस्तान पर अब तालिबान का पूर्ण नियंत्रण हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजशीर में जीत के दावे के बाद अफगान राजधानी काबुल में तालिबानियों ने भारी फायरिंग कर जश्न मनाया गया। वहीं दूसरी ओर पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के दावे को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा उनके देश छोड़ने की खबरें झूठी हैं। सालेह ने आरोप लगाते हुए कहा तालिबान युद्ध अपराध कर रहा है और मानव
मानवाधिकारों का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहा है। वह पंजशीर में दवाएं और अन्य जरूरी सामग्री आने से रोक रहा है।